भारत की आज़ादी के साथ ही जम्मू कश्मीर का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा बन गया जो समय समय पर चर्चा का विषय बना रहता है और इसको लेकर के बहुत सारे विवाद भी हमें देखने को मिलते हैं। तो अब हम जम्मू कश्मीर को बहुत डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं और समय समय पर ऐसे बयान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर स्तर पर आते हैं जो कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे को जो है हमेशा विवादित मुद्दे के तौर पे प्रदर्शित करते हैं। अभी हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चीन गए थे और वहाँ पर एक जॉइंट स्टेटमेंट आया है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और चीन के जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रेटजिक लोकेशन पर अवस्थित है। तो आइए एक बार इसको पूरे मुद्दे को समझते हैं और अब मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं आपको जम्मू कश्मीर के बारे में बहुत डिटेल में, बहुत विस्तार में एक एक मुद्दे को, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है आपका, एक तो समझिए कि पूरा का पूरा टूरिज्म इकोनॉमी है। यहाँ पर इंसर्जेंसी, उग्रवाद की समस्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती बने हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा है सीमा पार आतंकवाद का। ठीक है, एक बड़ी बॉर्डर आपकी चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ और अफगानिस्तान के साथ हम साझा करते हैं। और जम्मू कश्मीर केंद्रित पूरी की पूरी राजनीति बन गई है पाकिस्तान की। पाकिस्तान जब भी अपने देश के अंदर की समस्याओं को दबाना चाहता है तो वो जम्मू कश्मीर का राग अलापने लगता है। और ये राग वो एक जगह नहीं अलापता, पूरे विश्व में जहां भी जाता है वो जम्मू कश्मीर के राग पे ही अपने देश की समस्याओं को छुपाता रहता है। अभी आप सभी जानते हैं पाकिस्तान इस समय भूखमरी के कगार पर है, ना तो उसके पास फॉरेक्स रिजर्व है, देश पूरा लॉकडाउन की स्थिति में है। अभी हाल ही में वहाँ पे लगातार देश के अंदर बहुत सारे हमले हो रहे हैं। अभी बलूचिस्तान के, अभी आपने देखा था एक पूरी की पूरी ट्रेन उड़ा दी गई, फिदाइन हमला हुआ उस पर, बहुत सारे सेना के जवान वहाँ पे ख़त्म हो गए। बलूचिस्तान का मुद्दा लगातार बना ही हुआ है। वहाँ पर बलूचिस्तान अपने आप को अलग राज प्रांत के तौर पे, अलग देश के तौर पे डेवलप कर रहा है। और इस समय पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसका मध्यस्थ देश के तौर पे भी अपने आप को जिस पे पूरी तरीके से विफल हो गया है वो। मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान एक असफल राष्ट्र है। पूरे विश्व में सबसे अधिक कोई असफल राष्ट्र है तो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। इसके बहुत सारे कारण हैं। आप सभी जानते हैं पिछले साल पहलगाम हुआ था। पहलगाम का पूरी बारंबारता है, पहलगाम, पुलवामा, उरी, जम्मू कश्मीर में आए दिन कोई ना कोई इतने बड़े लेवल के सेना के ऊपर या यहाँ पे लोकल लेवल पर अटैक होते रहते हैं। पहलगाम पे आम लोगों को टारगेट किया गया, जो भी यहाँ से टूरिस्ट गए थे उनको टारगेट किया गया। तो अब जम्मू कश्मीर के पूरे मुद्दे को डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा और केवल जम्मू कश्मीर ही नहीं, साथ में लद्दाख को भी हम समझेंगे। लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्रित अब हमारा सेशन होने वाला है। ठीक है, पहले मैं आपको करंट के साथ जोड़ूंगा, फिर इसके बाद थोड़ा सा हम इसके इतिहास को समझेंगे, भूगोल को समझेंगे, पूरा मानचित्रण समझेंगे और किस तरीके से मुद्दा आपका जो है विवादों में गया, क्या पूरा इतिहास रहा और 2019 में जिस तरीके से अनुच्छेद 370 को हटाया गया उसके बाद जम्मू कश्मीर की क्या स्थिति है। ठीक है, और अभी यहाँ पर क्या डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर ये वाला रीजन है, अभी वर्तमान मानचित्र आपको दिखा रहा हूं, लेकिन ये जो मानचित्र आप देख रहे हैं ये वास्तविक मानचित्र नहीं है। ये वास्तविक मानचित्र बनता यदि इसमें पाकिस्तान और चाइना का अवैध कब्जा नहीं होता। अभी मैं वास्तविक मानचित्र आपको दिखाता हूं कि कितने क्षेत्र पे भारत का कब्जा है। ये एक्चुअल में पूरा जम्मू कश्मीर भारत का ही अभिन्न हिस्सा है, अटूट हिस्सा है। इसमें 1 इंच जमीन ना तो पाकिस्तान की है ना तो चाइना की है। लेकिन अभी जब मैं आपको पूरा मानचित्र दिखाऊंगा, पूरे डेटा के साथ आपको बताऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्ट क्या पोजीशन है, अभी लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है और कहां पर हम जो है पूरे जम्मू कश्मीर में प्रशासन करते हैं। ठीक है, तो आइए, और मैं यहाँ पे जितनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इनफैक्ट हम सियाचिन के बारे में भी आने वाले सेशन में देखेंगे। तो अब जम्मू कश्मीर को लेकर के लगभग मान के चलिए आज ये पहला सेशन है। आपको लगभग मैं 3 से 4 सेशन में जम्मू कश्मीर का इतिहास से लेकर वर्तमान तक का पूरे ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस को लेकर के, पूरे मानचित्रण को लेकर के एक एक बार डिस्कस करेंगे और जियोपॉलिटिक्स को देखेंगे। यहाँ पे क्या इसको लेकर के यूनाइटेड नेशन वाला जो मुद्दा है, अभी देखिए चाइना ने क्या बोला है। चाइना ने कहा है कि कश्मीर का मुद्दा ऐतिहासिक मुद्दा है, इतिहास का छोड़ा हुआ मुद्दा है।
देश की आज़ादी के टाइम का मुद्दा है। उस समय जब विलय पत्र और उस पर साइन हो रहे थे, आप लोगों ने जनरली इतना तो जानते हैं कि राजा हरि सिंह यहाँ के शासक थे उस समय, और राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर साइन किया था, हस्ताक्षर किया था। उसके पीछे की कहानी अलग है, उस कहानी पे हम बाद में बात करेंगे। पहले वो अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पे डेवलप करना चाहते थे। फिर जब पाकिस्तान ने यहाँ पे हमला कर दिया तो उस हमले के बाद उन्होंने भारत के साथ साइन किया, भारत में विलय कर दिया उन्होंने जम्मू कश्मीर को। लेकिन जब तक वो साइन करते तब तक काफी हिस्से पर कब्जा हो चुका था। कितना हिस्सा कब्जा हुआ है वो भी अभी मैं मैप के थ्रू आपको दिखाऊंगा। तो अभी बयान क्या आया है, ये वाला एक मैप आप देख सकते हैं। अभी मैप में आपको कई सारे दिखाऊंगा। बयान क्या आया है, बयान ये आया है कि अब ये यूनाइटेड नेशन पे जाकर के मुद्दे को सुलझाया जाए, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा जो है इस मुद्दे को सुलझाया जाए शांतिपूर्वक तरीके से, ऐसा चाइना ने कहा है। देखिए चाइना के बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे हम कभी खड़े नहीं होते, कभी भी हम उन मुद्दों पे चाइना का विवाद कभी बनते ही नहीं है। तिब्बत का मुद्दा हो, ताइवान का मुद्दा हो, भारत वन चाइना टू कंट्री सिस्टम को हमेशा तवज्जो देता है। लेकिन चाइना बीच बीच में, अभी आप देखिए पिछले कुछ समय से कुछ तो पक रहा है और कुछ बड़ा पक रहा है। पहले ट्रंप पहुंचे चाइना, फिर पुतिन पहुंचे चाइना, अभी पाकिस्तान पहुंचा चाइना। तो कहीं ना कहीं पे एक बड़ी मैसेजिंग है। अब इसको आप भारत के संदर्भ में भी देखेंगे तो कुछ बहुत अच्छा संकेत नहीं मिल रहा है कि भारत के लिए बहुत कुछ अच्छा हो रहा हो। ठीक है, तो अभी मैं इसको लेकर के कई सारी बातें अब डिस्कस करना है मुझे बहुत लंबे से। यहाँ पर देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल दिख रहा होगा, एलओसी है ये आपकी, है ना। यहाँ पे हमारी एफडीएल है, फॉरवर्ड डिफेंस लाइन है ये आपकी, ठीक है। और ये आप देखिए स्काई चीन वाला क्षेत्र है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है भारत और चाइना की। भारत, जो मैंने मानचित्र आपको ये दिखाया है, ये मानचित्र, इसकी वास्तविक तस्वीर ये है कुछ आपकी, ये है वास्तविक तस्वीर। इतना है हमारे पास, इतना हिस्सा, ना ये हमारे पास हिस्सा है, ना ये हमारे पास हिस्सा है, ना ये हमारे पास हिस्सा है। और मैं इसको थोड़ा सा डीप करता हूं, ये आप देखिए, ये आपका पीओके है, ये आपका पीओके है, ये आपका सीओजेके है, ये आपका सीओजेके है। क्यों लद्दाख के लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि चाइना लगातार इन्वेड कर रहा है इन क्षेत्रों पे। लगातार आप गलवान में आपने देखा था किस तरीके से दोनों सेनाएं सामने आकर खड़ी हो गई, किस तरीके के यहाँ पर हालात बने थे। तो चाइना अभी इस समय भारत विरोधी नीतियों के तहत अभी अपनी पॉलिटिक्स को चाइना भी चमका रहा है। ठीक है, आइए एक बार चीज़ों को समझते हैं। तो ज्वाइंट स्टेटमेंट मैंने आपको बताया क्या ज्वाइंट स्टेटमेंट था कि अब मुद्दे को यूनाइटेड नेशन पे, और यूनाइटेड नेशन का मुद्दा बहुत पहले हमने छोड़ चुका है। यूनाइटेड नेशन ने एग्जैक्टली कश्मीर विवाद को वो विवाद भी नहीं मानते। ठीक है, उनका भारत इस पूरे मामले को द्विपक्षीय तरीके से ही सुलझाएगा जब भी सुलझाएगा। भारत पाकिस्तान के अलावा किसी तीसरे पक्ष को अलाउ नहीं करता इस मैटर पे। हम अपने मुद्दे द्विपक्षीय समझौते के हिसाब से सुलझाया जाएगा। यूनाइटेड नेशन कौन होता है या विश्व में और कौन देश होता है? हम कभी भी तीसरे पक्ष को स्वीकारते नहीं है, हमारी विदेश नीति स्पष्ट है। तभी आप देखते हैं ईरान और अमेरिका वाला मुद्दा सुलझाने के लिए भारत भी आ सकता था आगे। भारत तो बहुत बेहतर करता, हो सकता अभी तक पूरा मुद्दा सुलझ जाता, पर हम क्यों नहीं आए? क्यों हम ना तो हम मध्यस्थता करते, ना तो हम मध्यस्थता अपने मामलों में स्वीकारते, इसलिए भारत नहीं आया। बहुत सारे लोगों को लग रहा था अरे पाकिस्तान मध्यस्थता क्यों कर रहा है? पर समझिए, क्योंकि वो मध्यस्थता ढूंढ रहा है पूरे विश्व में। वो चाह रहा है कि कश्मीर मुद्दे में मुझे कोई मध्यस्थ मिल जाए, उसके बस का अकेले का कुछ नहीं है। और उसे एक चीज पता है कि बहुत जल्द पाक अधिकृत कश्मीर अब उसका नहीं रहेगा, ये भी उसे पता है। बहुत स्टेप बाय स्टेप गवर्नमेंट जो है यहाँ पे काम कर रही है। और यहाँ तक सोचिए, ये जो क्षेत्र है ना गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र, या फिर ये वाला क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में पाकिस्तान विरोधी इस समय बहुत बुरी स्थिति बनी हुई है। जब से सिंधु नदी जल समझौता आपका ब्रेक हुआ है, यहाँ की हालत बहुत खराब हो चुकी है, और इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान की स्थिति काफी खराब है। तो आप सभी, अब चाइना क्यों इंटरेस्ट ले रहा है, चाइना क्यों चाह रहा है इस पूरे क्षेत्र में? मुझे जहां तक लगता है इसमें चाइना अभी इस पूरे क्षेत्र में, जैसे ग्वादर पोर्ट ले चुका है, आप सभी को पता है, एक कॉरिडोर बन रहा है जिसको चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारा कहते हैं, बन चुका है पूरा का पूरा वो। ठीक है, एक आर्थिक गलियारा बन रहा है। चाइना का आर्थिक गलियारा यहीं से काराकोरम से यहीं से होकर के जा रहा है, सीपीसी कहते हैं, उसका डेवलपमेंट कर रहा है। तो वो चाह रहा है कि इस क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा लैंड उसके पास पहुंच जाए। भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। इसके अलावा काराकोरम के पास एक नया प्रशासनिक जिला बनाया जा रहा है जिसका नाम है, एक नई काउंटी का
डेवलपमेंट किया जा रहा है जिसका नाम है सेनलोंग। ठीक है, एक नया जिला बना रहा है और ये चाइना बना रहा है नया जिला काराकोरम पर्वत के पास। ठीक है, अफगानिस्तान सीमा के बिल्कुल करीब एक नया जिला बना रहा है और ये पूरी तरीके से ये मान के चलिए कि चाइना आने वाले समय में इस पूरे रीजन पे अपना आधिपत्य जमाना चाह रहा है। और यदि चाइना की एंट्री होती है तो निश्चित तौर पे बहुत मतलब आप समझ विपरीत स्थिति पैदा हो सकती है। तो विदेश मंत्रालय के द्वारा चीन और पाकिस्तान के इस ज्वाइंट बयान को लेकर के जम्मू कश्मीर में अनुचित संदर्भों को लेकर सिरे से खारिज किया गया है और भारत सरकार के द्वारा ये स्पष्ट किया गया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। ये सब स्टेटमेंट आपने पहले भी सुने होंगे, चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन इससे भर बात अब बनने वाली नहीं है। मैं तो कहता हूँ सीधे तौर पे भारत सरकार को अब चाइना के जितने विवादित मुद्दे हैं उनको भी उठाना चालू करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि चाइना तो बीच बीच में करता रहता है, वो सीमा पे आके खड़ा हो जाता है भारत के इंटरनल मुद्दों पे। अभी आप देखिए जो पूरा नक्सलाइट मूवमेंट था, अब एक चीज स्पष्ट हो चुकी है कि अब अंदर से भारत धीरे धीरे मजबूत बन रहा है। आप पूरी तरीके से नक्सलवाद समाप्त कर चुके हैं। आपका बांग्लादेश का मुद्दा सुलझता हुआ दिख रहा है। ठीक है, बांग्लादेश में भी अभी फेंसिंग वगैरह सब कुछ हो जाएगी। अवैध घुसपैठ का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा वहाँ पे, वो रूट भी इन्होंने बंद कर दिया। इसके अलावा नेपाल बॉर्डर भी हमारी अब मजबूत हो रही है। तो अब बहुत ज़्यादा इनके पास अंदर से भारत को कमज़ोर करने का कुछ बचा नहीं है। कौन सा एरिया बचा है? ये वाला एरिया। इस एरिया को भी हमने काफ़ी कुछ तक सुलझाया है। जब से 370 हटा है, यहाँ पे एक निर्वाचित सरकार जम्मू कश्मीर में आ गई है। लद्दाख रीजन में अभी हमने 7 जिले बना दिए हैं ताकि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को और बेटर किया जा सके। ठीक है, ये आपको दिमाग में बैठा के अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और चीज़ों को लेकर डिस्कस करते हैं। अच्छा, चाइना केवल क्या रोड बना रहा है या और कुछ करेगा? जैसे मैंने बताया एक जिला बना रहा है, जिला के साथ साथ अभी चाइना यहाँ पर जो नदियाँ हैं उन पर डैम बनाने की बात कर रहा है। सीमा पार जल संसाधन सहयोग, क्योंकि जब से ट्रीटी बैन हुई है सिंधु नदी जल समझौता, तब से पाकिस्तान के पास जल संकट जैसी स्थितियाँ आ चुकी हैं। कई सारे जिले सूखे प्रभावित जिलों में बदल गए हैं, नहरें सूख गई हैं। पूरे विश्व में सबसे अच्छी नहरें या ड्रेनेज पैटर्न पाकिस्तान में है। वहाँ पे नहरों की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन जब से ये समझौता टूटा है स्थिति बहुत ख़राब है। अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, मानसून भी नहीं है, तो ऐसे में चाइना अब सहयोग कर रहा है यहाँ पर वाटर मैनेजमेंट को लेकर के, वाटर रिसोर्स को लेकर के, नदियों को जोड़ने की बात कर रहा है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर के बात कर रहा है और सड़कों का जाल डेवलपमेंट कर ही रहा है। ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के एक बड़ा निवेश कर ही रखा है उसने। अब आइए थोड़ा सा मैं आपको जम्मू कश्मीर के बारे में बताता हूँ। जब हमारा ये पूरा जम्मू कश्मीर, जब ये आज़ाद हुआ था, अविभाजित कश्मीर जिसे हम कहते हैं, ये पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर का क्षेत्रफल था 2,22,236 वर्ग किलोमीटर। थोड़ा एक कैलकुलेशन देखते हैं, इससे जनरली आपको एक आइडिया लगने वाला है। बहुत छोटी छोटी चीज़, और मैं इसको इस तरीके से नहीं दिखाते आपको, मैं यहाँ पे ही डिस्कस करता हूँ। हाँ, ये वाले मानचित्र में आप देखिए टोटल क्षेत्रफल कितना था पूरे जम्मू कश्मीर का जब जम्मू कश्मीर बना था? 2,22,236 2,22,236 किलोमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब इसको तोड़ते हैं। अभी जो भारत के पास जम्मू कश्मीर है, ये जो आप देख सकते हैं, इसमें लद्दाख और कश्मीर दोनों को जोड़ करके बता रहा हूं, फिर मैं अलग अलग भी तोड़ दूंगा अभी, है ना। दोनों को तोड़ दें तो भारत के पास सिर्फ और सिर्फ 2,22,236 किलोमीटर स्क्वायर में से भारत के पास बहुत कम हिस्सा है, बहुत कम हिस्सा है। कितना है भारत के पास? 50% से भी थोड़ा कम है। ये बड़ा हिस्सा और ये बड़ा हिस्सा दो देशों के पास है। भारत के पास है 1,01,387 वर्ग किलोमीटर, ये तो भारत के पास है। पाकिस्तान के पास कितना है? 78,114 किलोमीटर स्क्वायर। 78,114 किलोमीटर स्क्वायर पाकिस्तान के पास है। चाइना के पास ये वाला रीजन और ये वाला रीजन दोनों मिला देते हैं तो कितना है? 42,735 किलोमीटर स्क्वायर। और थोड़ा सा इसको ब्रेक करते हैं। 78,114 किलोमीटर स्क्वायर किसके पास है? पाकिस्तान के पास है। ठीक है,
पाकिस्तान के द्वारा चाइना को दिया गया ये वाला रीजन अवैध ढंग से दे दिया गया। टोटल कितना है? 5180 किलोमीटर स्क्वायर, 5180 किलोमीटर स्क्वायर। ये रीजन जो है ये चाइना को दिया 1963 में। और ये रीजन जो आपका बचा, इसमें भी माइनस कर देते हैं तो लगभग आप सभी को पता 1962 में एक युद्ध हुआ था, गैर कानूनी ढंग से चीन ने कब्जा किया 37,555 किलोमीटर स्क्वायर, 37,555 किलोमीटर स्क्वायर ये क्षेत्र, ये स्काई चीन वाला क्षेत्र है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से आप सभी जानते हैं भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत का क्षेत्रफल टोटल कितना है? एक फैक्ट याद कर लो, 3287,263, 3287,263 ये भारत का है टोटल। पूरे विश्व का टोटल कितना परसेंट है लैंड हमारे पास? 2.4। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 7वें नंबर पे आता है। नंबर 1 पे कौन है? रूस, रूस के बाद कनाडा, कनाडा के बाद अमेरिका, अमेरिका के बाद चीन, चीन के बाद ब्राजील, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया, है ना। यदि भारत को देखें तो 7वें नंबर पे भारत है। अब ये पूरा जो संदर्भ हम देख रहे हैं, पहली बात तो देखिए ये पूरा रीजन, अब आपको ये एक रियल पिक्चर दिख रही है। कश्मीर भारत के पास इतना है, ठीक है, कश्मीर भारत के पास इतना है। मैं थोड़ा सा इसको और क्लियर करता हूं, मैं थोड़ा सा इसको परसेंटेज के रूप में आपको दिखाता हूं और आपके दिमाग में चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। यदि हम देखें तो ये टोटल कितना परसेंट है, ये थोड़ा सा बैरी भी करेगा, कहीं कहीं पे डेटा आपको थोड़ा बहुत अप डाउन मिलेगा। कहीं पे मिलेगा 1,06,567 किलोमीटर स्क्वायर, ये भी मिल सकता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 567, क्योंकि सीमाएं विवादित हैं तो कहीं ना कहीं पे डेटा आपका स्पष्ट डेटा नहीं मिलेगा। ठीक है, आप ये मतलब दिल में मत लेना कि भारत वाला हिस्सा थोड़ा सा मैं इसीलिए बढ़ा के लिख दिया हूँ। ऑलमोस्ट 48% है भारत के पास, केवल 48% जम्मू कश्मीर हमारे पास है। और चाइना के पास देखें तो लगभग 17% के आसपास जो है जम्मू कश्मीर चाइना के पास है। और पाकिस्तान के पास जो टोटल आप देखेंगे तो पाकिस्तान के पास इनफैक्ट 35% के आसपास ये पूरा रीजन है। ठीक है, अच्छा इनका नाम है कुछ, इस पूरे क्षेत्र का नाम देखिए, ये है अस्काई चीन का क्षेत्र, अस्काई चीन बोलते हैं इसको, इस पूरे रीजन को। ये वाला क्षेत्र को क्या बोलते हैं? नहीं भाई, सियाचिन नहीं है, ये है सक्सगाम घाटी, सक्सगाम घाटी, काराकोरम वाला क्षेत्र है, घाटी का क्षेत्र। ये वाला क्षेत्र जो है गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र है, इसी को हम पीओके कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर। गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र है आपका ये, ठीक है। ये वाला पूरा रीजन, ये जम्मू कश्मीर, इसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है और ये भारत जो है इसको पाक अधिकृत कश्मीर कहता है। ये रीजन आपका जम्मू के साथ लगा हुआ है, ये रीजन आपका लद्दाख और कश्मीर घाटी के साथ लगा हुआ है। यहीं से होती है जबरदस्त अवैध घुसपैठ। लाइन ऑफ कंट्रोल कहां पर है? एक बार थोड़ा सा ये वाला डेटा थोड़ा क्लियर हुआ। अभी मैं एक एक चीज क्लियर करूंगा। यहां पर अब देखिए हमारी जो सेनाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे हम नहीं, बॉर्डर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो हमारी यहां पर है, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन तो हमारी यहां पर है। हम यहां पे हमारी सेना लगी हुई है इस पूरे रीजन पे, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। यहाँ पे हमारी फॉरवर्ड डिफेंस लाइन है, ठीक है। और ये दूसरा जो है ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। देखा जाए तो इंटरनेशनल बाउंड्री हमारी यहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे हमारी सेनाएं नहीं लगी हुई हैं। क्लियर है? तो 5180 किलोमीटर का सक्सगाम घाटी वाला क्षेत्र 1963 में पाकिस्तान ने किसको दे दिया? चाइना को दे दिया। कोई दिक्कत? इतना समझ में आया आप लोगों को? अब देखिए थोड़ा सा और डिटेल करते हैं। जब ये पूरा मामला हुआ तो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने अभी अपना, और ये हमेशा करते हैं जब भी कोई कश्मीर के बारे में बोलता है हमें पीड़ा होती है, हमें तकलीफ होती है, ठीक है। भारत के कोई भी, अब चूंकि ये पूरा का पूरा रीजन जो है 1947 में ही भारत को मिल चुका था।
केवल एक छोटी सी गलती, डिसीजंस इसलिए समय पे करने चाहिए। राजा हरि सिंह ये नहीं समझ पाए, इतने दूरदर्शी नहीं थे कि उनका एक छोटी सी गलती, जब बीपी मेनन साहब पहुंचे थे उनके पास मिलने कि भारत के विलय को लेकर आप क्या सोचते हैं, तो उन्होंने पेट दर्द का बहाना बना लिया था और वो पेट दर्द आज सरदर्द बन चुका है। एक छोटी सी घटना उनकी आज जो है, यदि वो उस टाइम पे पेट दर्द का बहाना ना बनाते, मिल लेते, मिल करके अपनी स्थिति साफ कर देते, तो शायद कहीं ना कहीं पे ये कंडीशन नहीं बनती जो कंडीशन हम 75 साल से आप देखें तो बहुत बड़े स्तर पे यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सकता था वो सब सेना के ऊपर खर्चा हो रहा है। कश्मीर के लोगों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ पे बीच बीच में पर्यटन भी बाधित होता रहता है। जब से पहलगाम हुआ बहुत सारे लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते। अमरनाथ की यात्रा भी बड़े मुश्किल से होती है यहाँ पे। तो मानसिकताएं क्या है, डेवलपमेंट वाली नहीं है यहाँ पे। आज भी यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा इतनी फंडिंग, इतना पैसा, इतने सारे ग्रुप, इतने सारे ये पूरे यहाँ पर जितने भी मदरसे और जितनी भी चीजें हैं, यहाँ पे बहुत सारी जगहों पर लॉन्चिंग पैड बने हुए हैं जहां से आतंकवादियों को लॉन्च किया जाता है। इंडिया में ट्रेनिंग कैंप बने हुए हैं। आप देखते हैं बीच बीच में कई बार जो है भारत सरकार के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक की गई है, और सर्जिकल स्ट्राइक ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के घुस के यहाँ पे की गई, इन जगहों पे, यही पीओके वाले रीजन पे, इसी जगहों पे, मुर्शिदाबाद, इन सब जगहों पे कई बार, ठीक है, गिलगिट बाल्टिस्तान वाले रीजन पे कई बार, आजाद कश्मीर वाला ये जो रीजन है, इन सब रीजन पे भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब आप सभी जानते हैं कि हमने जो है जल पार सहयोग को, अभी आप देखिए जो ये एक तो इन्होंने अपनी रोड बना डाली चाइना ने, इस पे भी भारत को आपत्ति है। भारत को कॉन्फिडेंस में लिए बिना ये पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है। दूसरा वे कह रहे हैं कि हम जो है वाटर का सहयोग देंगे, वहां से पानी देंगे पाकिस्तान को। तो भारत ने इस पर भी आपत्ति जताई है, इसको भी पूरी तरीके से अवैध बताया, अपने संप्रभुता का उल्लंघन बताया है कि भारत जो है चीन को लगातार कहता है कि सीपीईसी पर अपना काम बंद करिए और इस तरीके का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ से नहीं होना चाहिए जब तक इंडियन गवर्नमेंट को आप कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे। ये वाला रीजन जो है आपका, इसको हम आज़ाद कश्मीर हम नहीं कहते, पाकिस्तान कहता है। पीओके का दक्षिणी हिस्सा है आपका जम्मू कश्मीर संभाग। देखिए जम्मू कश्मीर को 2 संभागों में बांटा जाता है, मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा आपको। यहां पर इस पूरे रीजन को बोलते हैं मुजफ्फराबाद, यह है मुजफ्फराबाद का रीजन, मुजफ्फराबाद। आप देखेंगे इस रीजन पे कई बार सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है। और ये है आपका गिलगिट बाल्टिस्तान वाला रीजन, गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके का उत्तरी हिस्सा, बड़ा हिस्सा, ठीक है, उत्तरी क्षेत्र कहा जाता है। चीन, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ ये पूरा क्षेत्र कनेक्टेड है। आज हम जो ईरान में चाबहार पोर्ट ढूंढ रहे हैं, यदि ये रीजन हमारे कब्जे में आ जाए पूरी तरीके से, तो आप सोचिए फिर भारत के लिए तो सीधा रास्ता है ना। भारतीय संसद ने 22 फरवरी 1994 को एक प्रपोजल पारित किया था इंडियन पार्लियामेंट ने, और उस प्रपोजल में हमने साफ साफ कहा था कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है, पाकिस्तान को इस क्षेत्र को खाली करना पड़ेगा। भारतीय मानचित्र आप जब भी देखते हैं, आप कभी गूगल में मानचित्र भारत का देखा है आपने? आपको बड़ा विखंडित मानचित्र दिखाया जाता है। गूगल में भी जितने सारे मानचित्र हैं, किसी में ये पूरे रीजन को, पीओके को पाकिस्तान में दिखा देंगे, इसको भारत का बस इतना रीजन दिखाते हैं। लेकिन भारतीय मानचित्र में आधिकारिक नक्शा हमेशा पीओके, जम्मू कश्मीर, लद्दाख केंद्र शासित हिस्से के तौर पे हम दिखाते हैं। ठीक है, हमने यहाँ तक इनफैक्ट जो टोटल विधानसभा सीटें हैं उसमें से कुछ सीटें हमने यहाँ पे छोड़ रखी हैं, उन पे चुनाव नहीं होता है क्योंकि वो सीटें यहाँ की हैं। भारतीय संसद आज भी पीओके के नागरिकों को विधानसभा सीटों को आरक्षित रखती है, रिजर्व रखती है। जब वो कंडीशंस बनेगी यहाँ पे भी चुनाव हम कराएंगे। लेकिन पाकिस्तान कागजों पर इस पूरे क्षेत्र को ऑटोनोमस रीजन के तौर पे मानता है। असल रूप से पूरा का नियंत्रण जो है इस्लामाबाद में केंद्र सरकार और पाकिस्तान सेना के हाथ से इस पूरे क्षेत्र को नियंत्रित किया जाता है। ये एक ऑटोनोमस रीजन नहीं है, यहाँ के लोगों को कोई स्वायत्तता नहीं दी गई है। एक मुद्दा यहाँ पर ह्यूमन राइट का भी बहुत बनता है। पीओके में गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग अक्सर बुनियादी सुविधाओं की कमी से, महंगाई से, पाकिस्तान सेना के जो है अत्याचार से हमेशा सड़कों पर प्रदर्शन करते रहते हैं। यहाँ पर ह्यूमन राइट का बहुत बड़ा मुद्दा है। और इनफैक्ट अब जब से चाइना की एंट्री हो चुकी है,
चाइना ने भी बड़े स्तर पर यहाँ पर जो निवेश किया है, अपनी सिटी बना रहा है, अपने जिले बना रहा है, इस जगह पर यहाँ के लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। वो अपने रोजगार सृजन भी वहाँ के लोगों को नहीं है, चाइना के लोग, चाइना टाउन डेवलप कर दिए हैं उसने, ग्वादर पोर्ट के पास पूरी चाइना सिटी डेवलप कर दी है, अपने लोग ला करके बसा रहा है। यहाँ का लोकल लेबर चाइना लेता ही नहीं है, चाइना के पास लेबर बहुत है, भरोसा ही नहीं करता किसी भी देश में। इनफैक्ट आप सभी को पता होगा, श्रीलंका का हम्बन टोटा बंदरगाह पूरा लीज में ले रखा था, श्रीलंका का पूरा हम्बन टोटा चला गया 99 साल के लिए। पाकिस्तान को भी ये नहीं पता है, वो अपनी वित्तीय और आर्थिक स्थिति वो हमेशा ऋण पे चल रही है, लोन की अर्थव्यवस्था है, कर्ज की अर्थव्यवस्था है, और चाइना कर्ज कर में धीरे 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 पूरा देश खत्म करने की, तबाही की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा जनरली ये वाले रीजन को मैंने बताया, स्काई चीन वाला क्षेत्र है, चीन के कब्जे में है, मुख्य भारतीय क्षेत्र के तौर पे है। चीन 1950 के दशक में चोरी छिपे यहाँ पर सड़क बना रहा था। बाद में जब 1962 में युद्ध हुआ, भारत उस दौरान ये पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, और ये पूरा हिस्सा जो है आज भी भारत सरकार लद्दाख के अंतर्गत मानती है, लद्दाख का रीजन है। सक्सगाम वैली, ये वाला रीजन, ये इलाका लगभग 5180 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, मूल रूप से कश्मीर का हिस्सा है। पाकिस्तान का यहाँ पर कब्जा हुआ था 1963 में, मार्च में पाकिस्तान ने अवैध रूप से चाइना को इसको दे दिया था। भारत पूरी तरीके से इसको भी खारिज मानता है। स्काई चीन पूरा तरीके से एक कोल्ड डेजर्ट है, आपका ठंडा क्षेत्र है, बहुत हाइट में अवस्थित है आपका, ये समुद्र तल से लगभग 5000 मीटर हाइट पर अवस्थित है। बहुत कम लोग रहते हैं स्काई चीन पे, लेकिन इसका एक सामरिक महत्व है। चीन इस इलाके पर कब्जा किया ताकि दो बड़े राज्य हैं उसके, एक सिंजियांग राज्य है और तिब्बत राज्य है, दोनों को उसने सड़क से जोड़ दिया, सिंजियांग और तिब्बत को। सिंजियांग प्रांत में उइगुर मुसलमान रहते हैं, और उइगर मुसलमानों के मानवाधिकारों को चाइना पूरी तरीके से खत्म करा। इस मुद्दे पे ना कभी पाकिस्तान बोलता है, ना कोई और कंट्री बोलता है, उनको अपने देश का नागरिक मानता ही नहीं है, उनको बहुत सारे राइट चाइना ने नहीं दे रखा है, और वहां पे लगातार विरोध प्रदर्शन चलता रहता है उइगुर क्षेत्र में कि वो क्षेत्र चाइना से अलग होकर के अपने आप को एक देश के तौर पे मनाता है। तो ये थोड़ा सा जनरल इस पूरे क्षेत्र के बारे में जो विवाद है, चीजें हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। आगे चल के अभी हम पूरा मानचित्रण देखने वाले हैं, हम समझने वाले हैं। यदि अब मैं थोड़ा सा अलग अलग करके आपको बताऊं, जैसे ये वाला मानचित्र हमारा है, थोड़ा सा जनरली आप समझ लीजिए। लद्दाख अब केंद्र शासित प्रदेश है, टोटल इसका क्षेत्रफल कितना है, 59,146 किलोमीटर स्क्वायर, 59,146 किलोमीटर स्क्वायर। जम्मू कश्मीर के पास कम है, छोटा है, लद्दाख रीजन बड़ा है, 42,241 किलोमीटर स्क्वायर। यह क्षेत्र आपका अब भारत के पास बचा हुआ है। ठीक है, 1,06,000 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास दोनों हैं। एलओसी, जैसा कि मैंने बताया, जम्मू कश्मीर और भारत के बीच पाकिस्तान का जो पूरा का पूरा नियंत्रण वाला क्षेत्र है, पीओके वाला क्षेत्र है, एलओसी वहां पर है, नियंत्रण रेखा कहते हैं। और आप सभी जानते हैं अभी बीच में कारगिल युद्ध हुआ था 1999 के टाइम पीरियड पे। कारगिल युद्ध में एलओसी वाले क्षेत्र में भी घुसपैठ हुई थी बड़े स्तर की। जो हमारी चेक पोस्ट हैं, उस चेक पोस्ट पर जो है पाकिस्तान सेना के द्वारा कब्जा कर लिया गया था। बाद में भारत सरकार ने एलओसी पर ऑपरेशन विजय चला था और पूरा जीता हमने। इसके बाद एलएसी मैंने आपको बताया भारत और चीन के बीच में है, भारतीय क्षेत्र और चीन के कब्जे में। स्काई चीन को अलग करती है एलएसी, आपकी स्काई चीन और इसके बीच में है। अब एलओसी के तौर पे मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बताना चाहता हूं। जब 1971 का युद्ध हुआ और 1971 में बांग्लादेश का अलग देश बना, भारत ने लगभग 90,000 पाकिस्तानी सेना को कैद कर लिया 1990 के युद्ध में। तब एक शिमला समझौता हुआ था 1972 में। ठीक है, शिमला समझौता, उस समय इंदिरा गांधी थी और जुल्फिकार अली भुट्टो थे। वो जो शिमला समझौता हुआ था, आधिकारिक तौर पे एलओसी को ही हमने क्या मान रखा है, एक दूसरे देश की सीमा के तौर पे मान रखा है। एलएसी अभी भी अस्पष्ट है, दोनों देशों की आपसी अवधारणा पर आधारित है। अक्सर चीनी और भारतीय दावाएं अलग अलग रहते हैं, यहीं पर सेना आपस में लड़ती रहती है, यही विवाद का फिंगर 5 आप देखेंगे, मैं आपको डिस्कस करूंगा जब यहाँ पे पोंगजोंग झील जो आपकी है उसके पास जो पूरा का पूरा फिंगर 4, फिंगर 3, फिंगर 4, वो पूरा रीजन है जहां पर लगातार गलवान क्षेत्र में ये झड़प हम देखने को पाते हैं। इसकी टोटल लंबाई कितनी है लाइन ऑफ कंट्रोल की, 740 किलोमीटर। कितनी है, 740 किलोमीटर। ठीक है, और एलएसी की कितनी है, लगभग 4,057 किलोमीटर।
4057 किलोमीटर। ठीक है, ये टोटल आपकी है और इसको लेकर के आगे अब हम डिटेल में समझेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे एक और मैं ग्लिम्स आपको दिए देता हूँ, फिर मैं अगले उसमें राजनीतिक मानचित्रण कराऊंगा। लद्दाख रीजन में 2 संभाग हैं आपके, अभी नए डेवलप किए गए। कश्मीर में भी 2 संभाग हैं। कश्मीर में 2 संभाग कौन कौन से हैं? एक कठुआ संभाग है आपका, कठुआ संभाग या कश्मीर संभाग उसे बोलते हैं। 10 जिले उसमें सम्मिलित हैं, जिसको मैं आने वाले सेशन में डिटेल में बताऊंगा। श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला, बड़गाम, बांदीपोरा, ग्वादरबल, कुलगाम, कुपवाड़ा, पुलवामा, सोपिया, है ना, ये सारे आपके 10 संभाग यहाँ पर हैं, इस पूरे रीजन पे है। और दूसरा जो आपका है जम्मू संभाग है। जम्मू संभाग में 10 जिले आपके हैं, जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, डोडा, पुंछ, राजौरी, रामबन, किश्तवाड़ और सियासी जिले, ये सारे जिले हैं। एक बार हम इसका मानचित्रण जब करेंगे कश्मीर का अगले आने वाले सेशन में, तब इसको देख लेंगे। यहाँ पे आप सभी को पता है ताजा ताजा पहले 2 जिले हुआ करते थे, कारगिल और लेह। ठीक है, दोनों को बड़ा कर दिया गया है, 5 नए जिले बना दिए गए हैं। टोटल 7 जिले यहाँ पर हो चुके हैं, लेह, कारगिल, साम, नुब्रा, चांगथांग, जास्कर और द्रास। इसमें मैंने एक डिटेल सेशन आपका पहले भी लिया था, तो ये आपको दिमाग में बैठाना है। आगे चल के इस पे हम और अलग से देखेंगे, इसका पूरा एक पॉलिटिकल मानचित्रण और भौतिक मानचित्रण भी करेंगे। ठीक है, एक इतिहास को लेकर के एक अलग से मैं आपको एक सेशन लूंगा, जिसमें मैं हिस्ट्री और फिर 2019 में जो आपका जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आया था, धारा 370 हटने की कहानी। एक आप सभी ने वो सीरीज देखी है प्रधानमंत्री, देखिए नहीं देखी? नहीं देखी तो लिख लो, एक सीरीज है यूट्यूब पर प्रधानमंत्री के नाम से, उसके 2 सीजन आ चुके हैं। शेखर कपूर हैं शायद उसके एंकर, बहुत जबरदस्त सीरीज है एपीबी न्यूज के द्वारा। कभी टाइम मिलता है तो उसको प्ले कर लिया करो, उससे देश, यदि आपने पूरे एपिसोड देख लिए ना, देश की पूरी पॉलिटिक्स आपको समझ में आ जाएगी। उसमें बहुत डायनामिक तरीके से एक एक बात बताई गई है, पूरा मतलब उसमें एक डॉक्यूमेंट्री क्रिएट की गई है, आप उसको देखिएगा जरूर। प्रधानमंत्री 1 और 2 जब भी समय मिलता है पूरा उसको देखते हुए चल रहा है। ठीक है, चलिए, इससे आपको इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में भी समझ हो जाएगी।